नमस्कार मित्रों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमसी विद्यावस में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हो गए। आज मैं बात करूंगा जो बिमस पोर्टल से जो प्रश्न बैंक आई है उसमें देखिए कई सारे वीडियोस बन गए उनके एक अंकीय प्रश्नों के लिए। लेकिन मुझे लगा कि दो अंकीय प्रश्नों के लिए भी एक वीडियो लाया जाना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के दो अंकीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, मैं बताऊंगा, उन प्रश्नों को तो कराऊंगा ही, उनके सॉल्यूशन दूंगा आपको। जिन्हें सॉल्यूशन चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा उन टॉपिक कैसे दो अंकीय प्रश्नों को तीन अंकीय और चार अंकियों के रूप में भी अगर परीक्षा में आते हैं तो लिखा जा सकता है। चलिए बिना कोई देरी गवाए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे कि ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है जो चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है। प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है स्तर विद्युत के अंतर्गत या स्तर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए। देखिए आप लोगों ने अगर चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दो बिंदु आवेशों के लिए, कितने बिंदु आवेशों के लिए, दो बिंदु आवेशों के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। दो बिंदु आवेशों के लिए कूलाम ने क्या दिया था? एक नियम। नियम क्या है? चलिए देखते हैं नियम क्या है दो बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, देखिए नियम क्या था कूलाम का कि यदि दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश, कैसे बिंदु आवेश? दो बराबर और विपरीत। जैसे मान लो ये एक प्लस क्यू आवेश है और ये आवेश है माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है? आर है। मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? आर है। तो यहाँ पे कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, बट वो क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर इसे हम कंप्लीट करके लिखते हैं तो ऐसे मानते हैं एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखना हमें दो नंबर में लिखना है तो हम केवल इतना लिख देंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल गुणनफल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के कैसे होता है? समानुपाती, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही प्रश्न हमें 3 नंबर में लिखना होगा तो हम इसे थोड़ा डिटेल्ड बढ़ाएंगे और इसकी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। पता ही है बच्चों आपको इसके सदिश रूप भी हैं, तो इसके सदिश रूप कई बार परीक्षा में इसका सदिश रूप भी पूछा गया है और कई बार आगे भविष्य में पूछा जा सकता है। चलिए आज का प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वो यही समाप्त करते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों जो दूसरा प्रश्न है बहुत ही सरल है और बहुत ही बेसिक टॉपिक से है। प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो महत्वपूर्ण गुण लिखिए। मेरी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी होनी चाहिए। जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से दूर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश के पास की ओर आती हैं। मतलब धनावेश से दूर की तरफ निकल जाती हैं और ऋणावेश से कहाँ आती हैं? पास की तरफ। तो हमने उस दिन क्या सीखा था? हमने उस दिन सीखा था पहले तो एक बिंदु आवेश के लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी जा सकती हैं जिसमें ये धनावेश से दूर की ओर जाती दिखेंगी। फिर एक बिंदु ऋणावेश के लिए भी देखी जा सकती हैं, इसमें ये ऋणावेश की ओर जाती हुई दिखेगी। फिर हम इसे एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए भी देख सकते हैं, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए भी देख सकते हैं। तो जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्लस क्यू से किस ओर चलती है? माइनस क्यू की ओर। किस ओर चलती है? प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। तो सबसे पहला तो यही हो गया इनके गुण में कि ये धनावेश से बाहर और ऋणावेश की ओर जाती है। ठीक है बच्चा, अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी पृष्ठ पर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होती है जो उस विशेष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब मान लीजिए यहां से यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इसकी एक ही डायरेक्शन है। अगर यहां से बाइसेक्ट कर दे तो यहां तक डायरेक्शन अलग होगी और यहां तक डायरेक्शन अलग होगी, मतलब ये इस केंद्र की तरफ आएगी, ये दूर जाएगी। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के दो मान हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है।
यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और भी इसमें कई जो गुण है वो लिख सकते हैं, जैसे ये लिख सकते हैं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त होते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसका एक अन्य गुण हो सकता है, ये खुले वक्र बनाती हैं। ठीक है, याद रखना ये कैसे वक्र बनाती हैं, ये खुले वक्र बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुंबकीय बल रेखा की, तो वो कैसे वक्र बनाएगी, बंद वक्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, उस दिन जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था, तो पहला न्यूमेरिकल मैंने यहीं से कराया था। देखिए आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु का कुल आवेश Q बराबर n गुणा E होता है, जहां n पूर्णांक होता है। आवेश जो n है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चा, पूर्ण गुणज के रूप में। तो किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश है वो हमेशा किसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसे भी मेंशन किया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या होता है, यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये पावर है, ये चिन्ह पावर का है। ठीक है, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वैसे तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एक प्रोफाइल है जिसमें इसके खोजकर्ता वगैरह सभी पढ़ने होते हैं। चलिए लेकिन फिलहाल अभी हम टारगेटेड पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसके मात्रक लिखिए। चलिए देखिए, देखते हैं विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते हैं। तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे हम एक क्षेत्रफल सदिश ले लेते हैं डीएस वेक्टर, और इसे मान लेते हैं ई वेक्टर। तो जो हमारा जो वो होता है ना वैद्युत फ्लक्स, वो क्या होता है, फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब सदिश रूप में है तो इसे जेआई कोजिया रूप में भी लिखा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, अभिलंबवत है तो क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। चलिए इसका एक का पूरा वो प्रश्न है जो 3 या 4 अंक के लिए बनाया गया है, उस जैसा है। फिलहाल हमें 2 अंक में पढ़ना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो सतह से अभिलंबवत गुजरती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो बेटा, यहां से अगर इनका हम ऐसा ही मात्रक बनाएं, ऐसा ही मात्रक बनाए, तो ई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बच्चा, वी नो दैट ई का जो फॉर्मूला होता है, ई का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, एफ बटे क्यू। अब एफ का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन। क्यू का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम। गुणा डीएस क्या है, क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या न्यूटन बटे कूलाम और गुणा मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहां लिखा भी है न्यूटन मीटर वर्ग, वर्ग मीटर या मीटर वर्ग प्रति कूलाम, ये होता है इसका, क्या होगा इसका, ये हो जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स अंतर्गत गॉस की प्रमेय लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और विशेषकर मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं पिछले 10-12 साल से अध्ययन करा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो गॉस की प्रमेय है, ये कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड वालों का तो फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। देखिए किसी भी, अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, चलिए हम समझते हैं इस बात को। गॉस की प्रमेय हमसे कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ से जो फलक्स होता है, किसी भी पृष्ठ से संबद्ध जो फलक्स होता है, वो कुल आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल आवेश का कितना होता है, 1 जैसे मान लो एक बिंदु आवेश क्यू है, और यहाँ पे हम क्षेत्रफल अभी हम मान लेंगे डीएस है। अब इसके लिए जो ये ई वेक्टर है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकल के आएगा वो क्यू का कितना होगा, कुल आवेश का कितना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस की प्रमेय के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होता है। मतलब इसे हम ऐसे और लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, या कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कुल आवेश का क्या होता है, एप्सिलॉन
नॉट गुना होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी चालक की विद्युत धारिता की परिभाषा एवं मात्रक की। देखो हमें पता है, क्या पता है हमें कि किसी भी चालक में, जो किसी भी चालक का क्या होता है, जो विभव होता है वो आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक या स्थिरांक आता है सी, और यहाँ क्या हो जाता है Q बटे V। सी जो है वही क्या है, वही है बच्चा धारिता। क्या है? धारिता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी होगा कि किसी भी चालक में आवेश बढ़ाने पर उसमें विभवांतर बढ़ जाता है, मतलब उसके सिरों पर विभवांतर बढ़ जाता है या उसमें विभवांतर बढ़ जाता है, तो आवेश सीधे सीधे विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रक और क्या हो सकता है। देखो क्यू से इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है, कूलाम। और क्यू के अलावा क्या है, भी है, भी से क्या हो सकता है, वोल्ट। तो इसका ऐसा ही मात्रक हम क्या लिखेंगे, कूलाम बटे वोल्ट या फेरेड। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक भी देख लो। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, एक स्थैत फेरेड में कितने फेरेड होते हैं, एक स्थैत फेरेड बराबर 9 गुणा 10 पे घात आई थिंक 12 फेरेड होता है इसका सीजीएस मात्रक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बच्चा समविभव पृष्ठ? देखिए सबसे पहले विभव की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विभव की डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी हम किसी, लाइक मान लो ये जो है ना, ये इसे हम मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे ऑलरेडी धनावेश है। अब अनंत से हम किसी धनावेश को यहां तक लाएंगे, किसी भी धनावेश को यहां तक लाएंगे तो उसे यहां से यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अगर ये चालक है, मान लो कोई चालक वाली सरफेस है, तो फिर उसके बाद ये संपूर्ण आवेश इसकी सरफेस पे अपने आप फैल जाएगा। तो मतलब इसके इस बिंदु पर विभव का जितना मान होगा ए बिंदु पर, यदि ये चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बी बिंदु पर भी उतना ही होगा, सी बिंदु पर भी उतना ही होगा और डी बिंदु पर भी कितना होगा, उतना ही होगा। मान लो ये ए नाम का कोई चालक है या एक्स नाम का कोई चालक है। तो कहने का मतलब ये है कि समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके हर बिंदु पर विभव का मान कैसे होता है, समान। मैंने पहले ही कहा ये क्या है, चालक, मतलब हर एक चालक, दुनिया का प्रत्येक चालक कैसा होता है, समविभव पृष्ठ की तरह। आई बात समझ में, क्लियर है ना? अब वही प्रश्न है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते? यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो विभव के कितने मान हो जाएंगे, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। विभव का एक ही निश्चित मान हो सकता है। इस वजह से दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। एक प्रश्न और आता है कि समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री पर गुजरती हैं। उम्मीद है ये तीनों प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। ये तीनों प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? अभी बताया, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत अगर लगाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे W इंफिनाइट टू 0। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, Q। मतलब इसे याद करने की एक टेक्निक है बेटा, एक कार, हमने विभव क्या है, विभव एक कार्य, क्या काम किया हमने, हम आवेश को लेके गए। तो विभव का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, V बराबर W बटे Q, मतलब जूल बटे कूलाम। इसका ऐसा ही मात्रक हो सकता है या फिर इसका ऐसा ही मात्रक वोल्टा जी के नाम है, जो वोल्टा साइंटिस्ट थे उनके नाम वोल्ट। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है, या तो जूल बटे कूलाम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वोल्ट। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परावैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं? चलिए मान लो, वैसे तो परावैद्युत पदार्थ के बारे में पता ही होगा। अगर किसी भी परावैद्युत पदार्थ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ क्या करते हैं, ये प्रभाव दर्शाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या होता है, इनके जो ऋणावेश है वो हल्के से दूर की तरफ जाते हैं, धनावेश है वो हल्के से कहाँ की तरफ आते हैं, वो आते हैं पास की तरफ, किसके, विद्युत क्षेत्र के पास की तरफ। और ऋणावेश कहाँ जाते हैं, विद्युत क्षेत्र से दूर की तरफ। तो ऋणावेशों का विद्युत क्षेत्र से दूर की तरफ जाना और धनावेशों का पास की तरफ आना ही क्या कहलाता है, इनके अणु ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित का मतलब है धनावेश दूर जाते हैं और ऋणावेश कहाँ आते हैं, पास। और ये धारिता को प्रभावित करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत ध्रुवण।
चलिए, हमने चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जो 2 अंकीय प्रश्न है उन्हें भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 से संबंधित जितने भी 2 अंकीय प्रश्न हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, बहुत ही पॉपुलर है ये, कि यदि किसी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? ये बात आई थी चालक की। यदि किसी द्रव में विद्युत का प्रवाह होना हो, सबसे पहले तो ऐसा द्रव जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, प्लस माइनस लगा के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, जैसे वैसे ही क्या होता है, देखिए जैसे ही हम इसमें यहाँ पे ये करके इलेक्ट्रिसिटी फिल करेंगे, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ अगर हम इसमें इस सेल को ऊपर बाहरी एक बैटरी या किसी भी परिपथ के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं, तो ये वैद्युत अपघट किस में बदल जाता है? आयन में। किस में बदल जाता है? आयन। अब होगा क्या, यहाँ हमने धनावेश लगाया है, धनावेश या धनायन को कैटायन कहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कैथोड, और इसे एनायन की वजह से क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब धनावेश यहां से निरंतर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऋणायन इस तरफ आएंगे, तो निरंतर इनमें आपस में क्या होंगी? टक्करें होंगी। धनायन और ऋणायन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके आपस में क्या होंगी? टक्कर। टक्कर की वजह से वैद्युत अपघट्य। अब जो टक्कर के पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो क्या है? वैद्युत अपघट्य। मतलब वैद्युत अपघट्य आयन को बहने से रोकेगा, धारा के प्रवाह में रुकावट डालेगा, और उस टक्कर से ही किसका निर्माण होगा? अंदरूनी विरोध या आंतरिक प्रतिरोध का। बाकी इसके एसआई मात्रक और विमेय सूत्र सब वही हैं जो कि अपने प्रतिरोध के होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा यो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है ओम का नियम। बहुत ही फेवरेट है, कक्षा 10वीं में भी है। देखिए, ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से संबंधित एक बात समझते हैं। क्या है बात? चलिए देखते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदला जाए, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए, तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब यहाँ पे क्या आता है? V बराबर R बटे I। क्या आता है? V बराबर, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? V बराबर RI आएगा। अब यदि हम इस R को स्थिरांक मानेंगे तो R बराबर क्या होगा? V बटे I। लेकिन ओम के नियम में जो बात है ध्यान देने योग्य वो क्या है? भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हुई हो, जैसे कि तापमान है, लंबाई है, ये सब क्या है? किसी भी चालक की भौतिक अवस्था है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ओम का नियम। बेटा साथ साथ दोहरा भी सकते हो कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हुई हो या भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हुआ हो, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब यहाँ समानुपाती के बाद जो स्थिरांक आता है वो स्थिरांक क्या है? आर है, और वो स्थिरांक आर है जिसे हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चलिए भाई, अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, व्हीट स्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है? बेटा जैसे मैंने बताया था ना कि गॉस की प्रमेय एमपी बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है, ऐसे उनका एक टॉपिक और है, व्हीट स्टोन सेतु और किरचॉफ्स लॉ। पता ही होगा ये किरचॉफ सेकंड लॉ से होता है। तो व्हीट स्टोन सेतु कब संतुलन की स्थिति में होता है? और नंबर एक, जो धारा मापी गैल्वेनोमीटर है उसमें जो करंट है, जो आईजी है, वो 0 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये बेटा फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है सर, अगर ये फुलफिल हो रही है, उसके बाद चारों जो इसके प्रतिरोध हैं वो समान अनुपात में होने चाहिए। क्लियर है ना बात? चारों भुजाओं के प्रतिरोध समान अनुपात में होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? और इसमें क्या होना चाहिए? इसकी जो धारा मापी है या धारा मापी से जो करंट फ्लो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है ना बात?
अगर धारामापी से विद्युत अगर धारामापी का जो विद्युत धारा है धारामापी की 0 होगी और चारों जो प्रतिरोध है चारों भुजाओं पे, दरअसल इसका शेप ऐसे होता है। देखिए मैं बताऊं यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु के लिए, यहाँ एक प्लग कुंजी होती है। इसकी ये वाली भुजा पे एक प्रतिरोध ऐसे जोड़ देते हैं और एक प्रतिरोध ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी भुजा है और एक प्रतिरोध ऐसे जोड़ देते हैं और एक प्रतिरोध ऐसे। यहाँ पे धारामापी जोड़ते हैं, यहाँ पे एक अन्य कुंजी जोड़ते हैं और यहाँ देखते हैं जो धारामापी का करंट है आईजी वो क्या हो जाएगा 0। और इसके चारों प्रतिरोध पी क्यू आर एस पी क्यू और आर एस कुछ इस प्रकार रखे जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, पी इस साइड रखते हैं और क्यू और आर एस कहाँ रखते हैं, दूसरी साइड रखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे रखते हैं इसे। यहाँ इस साइड के प्रतिरोध को कहते हैं पी और इस साइड के प्रतिरोध को कहते हैं क्यू। इससे आर और इसे क्या कहते हैं एस। ये Q1 होता है और यहाँ एक अन्य कुंजी K2 जोड़ी जाती है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो जब अपनी व्हीटस्टोन सेतु में ये धारामापी में धारा 0 होगी, चारों पी क्यू आर और एस बराबर अनुपात में होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन सेतु किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है भाई, प्रतिरोध ताप गुणांक से संबंधित प्रश्न। ताप गुणांक किसे कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं और इसका मात्रक। तो ताप के साथ प्रतिरोध, देखिए ताप से सीधे सीधे प्रतिरोध अफेक्ट होता है। ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन की दर को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, इसे प्रति डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, कैसे लिखा जाता है, प्रति डिग्री सेल्सियस में। ताप बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए इसे अनुगमन वेग से समझ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिरोध का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे एक बैटरी से हमने जोड़ दिया प्लस माइनस से। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस ओर गति करेंगे, धनायन इस ओर, तो लगातार जिगजैग गति करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इनकी आपस में क्या होगी, टक्कर होगी। अब टक्कर से जो अवरोध पैदा होगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब बात समझो, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इनकी स्पीड भी तो बढ़ जाएगी। अगर स्पीड इन लोगों की बढ़ जाएगी तो इनका जो विश्रांति काल है, मतलब एक टक्कर के बाद का जो समय है, वो भी इनका घट जाएगा, विश्रांति काल घट जाएगा और वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं इनकी जो प्रतिरोध है इनका, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इन्हें पार्श्व क्रम में लगाएं और नीचे सॉल्यूशन में इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो चलिए भाई इसे सॉल्व करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये पूरी तरह क्या है, ये पूरी तरह गलत है जो यहाँ मेंशन है। चलिए देखते हैं क्या होगा। पार्श्व क्रम 1/r बराबर गिवन है, हमें 3 वैल्यू दी गई है, 1/2, 1/4 और 1/5। बेटा एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 2 ढाई 20, 4 पंचे 20, 5 चौको 20। मतलब 1/r बराबर क्या होगा, 19/20। मतलब r बराबर क्या होगा, क्या होगा r बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/19 ओम। ये निकल आएगा इन तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और हमें पूछा गया है कि सर आपके पास 3 प्रतिरोध है, गिवन अस R1 केवल 1 म्यू है, R2 2 म्यू है और R3 सर कितना है आपके पास, 3 म्यू है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। आपके पास 3 प्रतिरोध है, बिल्कुल बात समझ में है। आपको कुल प्रतिरोध इतना करना है, आप इसे कैसे भी जोड़ें। ठीक है बच्चा, कैसे भी जोड़ें, आपको इतना करना ही है। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम 1/2 और 1 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, जोड़ के देखते हैं। इससे क्या बात बनेगी, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 आ जाएगा, मतलब 2/3। और 2/3 को अगर हम 3 में जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 11/3, जबकि हमसे पूछा तो 11/5 क्या है। मतलब ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तो हम चलेंगे अगले प्रतिरोध की तरफ। चलिए अगले प्रतिरोध को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। कौन से अगले प्रतिरोध, 1/2
2 और 1/3। इनसे क्या फाइंड आउट होगा? 1/r पैरेलल। तो एलसीएम 6 आएगा। 3 इसका यहां और इसका यहां करके क्या हो जाएगा? 3 1 3 2 5/6। 1/r पी, आर पैरेलल कितना आया है? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर पी बराबर कितना आ जाएगा? 6/5। देखो अपॉन में 5 आ गया, बात बन सकती है। अब टोटल निकालेंगे आर, आर निकालेंगे टोटल, तो ये क्या होगा? R3। इन्हें थोड़े सीरीज में जोड़ देंगे, R3 बा आर पी को सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा? आर पी। अब R3 की वैल्यू कितनी है देखते हैं। R3 का मान कितना है? 1 है। RP का मान 6/5 है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/5। बात बन गई। ठीक है, अब यदि हमें इनका डायग्राम समझना होगा तो हम इन्हें कैसे समझाएंगे? देखिए, मान लीजिए ये पहला वाला रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये दूसरे वाला रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे जुड़े हैं और यहाँ पे जुड़ा है तीसरा वाला रेसिस्टेंस। यहाँ पे 2 ओम जुड़ा था, ये 3 ओम जुड़ा था, और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? 1 ओम। इन दोनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? पैरेलल। इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसे इसके साथ कौन से क्रम में जोड़ा गया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। क्या कह रहा है अगला वाला प्रश्न? ये भी भाई न्यूमेरिकल ही है, बहुत ही न्यूमेरिकल रखे हैं, 2 2 नंबर में, सरल सरल से। ठीक है, एकदम मक्खन टाइप न्यूमेरिकल है, इन्हें तो छोड़ के आना ही नहीं है, त्रैमासिक हो या वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो, किसी भी परीक्षा। बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया गया है, ईएमएफ मेंशन है, हमें देख लेते हैं क्या दिया है बेटा। क्या दिया गया है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 12 वोल्ट। विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.4 ओम। अधिकतम धारा कब प्राप्त होगी? भाई अधिकतम धारा कब प्राप्त होगी? जब बाहरी प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ये बात तो सही है। तो क्या होगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन आर। तो आई बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह 12, यहाँ क्या रखेंगे? 0.5। 4 डेसिमल, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 4 3 जा 30। मतलब जो धारा आई है, यहाँ वोल्ट और यहाँ क्या आएगा? ओम। वोल्ट बटे ओम। तो या तो ये वोल्ट बटे ओम में आई है 30, या फिर ये किस में आई है? वोल्ट बटे ओम में, या फिर ये आई है एम्पियर में। किसमें आई है? एम्पियर में। क्या आया है आंसर? 30 एम्पियर। बच्चों कहोगे कि जो कैपिटल आर है बाहरी प्रतिरोध है उसे शून्य क्यों कर दिया? चलिए समझते हैं। आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। मान लीजिए आर का मान 1 भी हो, लेकिन कहाँ है? व्युत्क्रम में है ना। अगर आर व्युत्क्रम में है तो आर का मान सीधे सीधे किसके मान को कम कर देगा? किसके मान को कम कर देगा? आई के मान को। हमें कब फाइंड आउट करना था? मैक्सिमम धारा। तो मैक्सिमम धारा के लिए आर को शहीद होना पड़ेगा, आर का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब आर को क्या मानना पड़ेगा? नगण्य मानना पड़ेगा। क्लियर है बेटा बेटा बात? चलिए आगे समझते हैं। किरचॉफ का लूप नियम। लूप नियम जो है पहले ही बता दूं, एक तो धारा वितरण नियम है वो पहला है, और लूप नियम है वो कौन सा लॉ है? द्वितीय नियम, या जिसे बोलते हैं हम सेकेंड लॉ। इसमें जो सिग्मा भी होती है वो किसके बराबर होती है? जी। मतलब जो विभवांतरों का कुल बीजगणितीय योग होता है, या विद्युत वाहक वाला विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है, उसे क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। और एक बात, जो किरचॉफ का जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम, वो क्या है? आवेश संरक्षण। वो बताता है संधि पर जितना आवेश आ रहा है उतना ही जा रहा है। द आवेश चार्ज नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये उनके अनुपात को बताता है, धारा और उसके विभवांतर और ईएमएफ के। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम। मतलब एनर्जी नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। ये हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। किसी चालक का प्रतिरोध, ये वही भौतिक अवस्था है जो उनके नियम में पढ़ के आए थे। ठीक है, इन सब पे निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने से घटेगा। देखिए मैंने क्या बताया था,
ये जो बाधा है, ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को धन धन सिरे तक पहुंचने के लिए, ये जो बाधा आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये जो बाधा आ रही है, जो जिगजैग मार्ग हो रहा है, इसी के वजह से क्या, जो बाधा है उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब अगर हम हाईवे, मान लो ये एक हाईवे और ये इस पे ये ब्रेकर्स हैं, यदि हाईवे को और बड़ा करें तो अब तो और ब्रेकर्स आ जाएंगे, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। यदि हाईवे को चौड़ा कर दें पहले से, तो भाई एक्सीडेंट में कमी होगी कि नहीं, मतलब प्रतिरोध को ज्यादा स्पेस मिलेगा निकलने के लिए, तो प्रतिरोध घट जाएगा। विभिन्न पदार्थों का अलग अलग होगा और तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर आई बात। देखो तापमान बढ़ाने पर कैसे बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने पर, जैसे मान लो अभी तक ये सड़क थी, इस पे जो व्हीकल्स चल रहे थे वो बहुत कम स्पीड में चल रहे थे। अब यदि ओवर स्पीड चलने लगे, ठीक है, इसमें कैसे चल रहे थे, कम स्पीड में, इसमें कैसे चलेंगे, ओवर स्पीड में, तो ज्यादा दुर्घटनाएं, ज्यादा टक्कर किसमें होंगी, सिंपल बात है, बी वाले में होंगी। तापमान सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन की गति को क्या करता है, बूस्ट कर देता है या बढ़ा देता है। क्लियर है बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बायो सावर्ट नियम। बायो सावर्ट नियम कुछ इस प्रकार से होता है, जो एक अल्पांश के लिए फाइंड आउट किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि धारावाही जो वो है, और ये बिंदु ओ, और यहाँ माना जाता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर, और यहाँ पे माना जाता है बिंदु P। ठीक है, ये बताया जाता है कि बिंदु पी पे जो अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, कितना होगा वो होता है म्यू बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब यहाँ पे ज्यादातर केसेस में लंबत होता है, तो साइन 90 डिग्री रख लेते हैं या थीटा रख लो, मान लो ये थीटा है, ठीक है, बटे में क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो बायो सावर्ट नियम धारावाही चालक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करता है, गणना। अब जिसमें सुनिए, ये जितने मान है आईडीएल और साइन थीटा, ये तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं। आर स्क्वायर जो है ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। 2 नंबर के लिए ही समझना है तो 2 नंबर के लिए ये बेहतर है। अगर 3 या 4 नंबर में आएगा तो बताएंगे कि भैया बी समानुपाती आई, बी समानुपाती डीएल, बी समानुपाती थीटा की जिया साइन, बी व्युत्क्रमानुपाती वर्ग व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे तो आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, बहुत बड़ा कर लेते हैं फिर से, ठीक है। क्लियर है ना बात। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि एक बंद लूप से चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस लूप से गुजरने वाली कुल धारा के समानुपाती होता है। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये है उस वह धारा जिसके ये क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण के लिए सूत्र कब अधिकतम होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है बल आघूर्ण का, एन आई ए बी साइन थीटा। अब बेटा साइन थीटा, थीटा कब अधिकतम होगा, जब 90 डिग्री होगा, 90 पे मैक्सिमाइज होता है। मतलब यदि ये जो धारावाही लूप का जो बल आघूर्ण है, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, 90 डिग्री मतलब क्या होता है बेटा, लंबवत, यदि ये लंबवत होगा तो थीटा बराबर मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब उस टाइम पे टाउ अपना क्या होगा, मैक्सिमाइज। मिनिमाइज मिनिमाइज क्या होगा, समांतर हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, एन फेरों की संख्या है, आई धारा है, और यहाँ क्या है 2r। ठीक है, आर रेडियस है जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी। ठीक है, संट कैसे कहते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर पढ़ा है धारा मापी, उसमें हमने पढ़ा है कि जब जब हम धारा मापी को किसमें बदलते हैं, अमीटर में, तो उसके साथ एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिससे ये जो टोटल अपना जो वो बना है ना सेटअप, इसका प्रतिरोध और कम हो जाए। बिकॉज ऐसे हम बनाते हैं अमीटर, और अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अमीटर का प्रतिरोध होता है बच्चा 0। तो संट वह कारक है या संट एक कम प्रतिरोध का तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि अमीटर बन पाए या ताकि अधिक धारा को मापा जा सके। ठीक है बेटा, चलिए चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा यदि दंड चुंबक को इसकी लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। देखिए समझिए, ये एक दंड चुंबक है और ये करोड़ों छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। इसे जितने भी मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे सब में 2 ध्रुव तो आने ही आने हैं, मतलब सब अपने आप में क्या होंगे, पूर्ण चुंबक। आई बात समझ में कि नहीं आई। देखो स्तर वैद्युतिकी में हमने एक आवेश रख दिया था, लेकिन चुंबक का कभी भी एक ध्रुव पॉसिबल नहीं है।
बिकॉज चुंबक को कितने भी छोटे भागों में तोड़ दो, ये हमेशा क्या करेगा, हमेशा चुंबक का अणु या कण एक चुंबक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। क्लियर बात है, आई समझ में बात? ओके। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं? बहुत इजी है। ऐसे ही पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर चुंबकन का अनुभव करते हैं, ठीक है, और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम और प्लेटिन। प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो विपरीत दिशा में चुंबकन करते हैं, ठीक है। लो चुंबकीय किसे कहते हैं? जो तीव्र चुंबकन करते हैं। इसमें आयरन और निकल आस आ गया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चलिए ये एन है और ये एस है, चलिए खींचते हैं। तो सबसे पहले तो ये एन से प्रारंभ होकर एस तक जाती हैं, और चुंबक के अंदर आपने सोलोनोइड पढ़ा होगा, एक अंकीय प्रश्न में भी है। सोलोनोइड में ये बल रेखाएं ऊपर तो ऐसी जाती हैं, अंदर ये अक्ष के कैसे हो जाती हैं, समांतर। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव की हो जाती हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, ये बंद वक्र बनाती हैं। ये कैसे वक्र बनाती हैं? बंद। अब ये इनके साथ भी सेम सीन है। यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो चुंबक के दो मान होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो संभव नहीं है, और ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर। बेटा सबसे पहला, खुले पथ या वक्र। पथ नहीं, इनके पथ खुले होते हैं, ये खुले वक्र बनाती हैं। इनके पथ बंद होते हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। अभी डिस्कस करके आए हैं पीछे ही क्वेश्चंस में। ये आवेश से निकलती हैं, तो ये ध्रुवों से, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों से निकलती हैं। इसमें नहीं है, निकलती हैं, ठीक है। चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, ठीक है। कुल चुंबकीय फ्लक्स बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। और यही है इसका क्या, गाउस का नियम। इसके पीछे का रीजन क्या है कि कभी चुंबक का एक जो ध्रुव है वो तो आ नहीं पाएगा, हमेशा दोनों ध्रुव आएंगे। तो दोनों ध्रुव आएंगे तो इसका जो नेट वो हो जाएगा, नेट प्रबलता हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस वजह से इसका चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाता है, शून्य। किसी पदार्थ के चुंबकन को परिभाषित कीजिए। एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय चुंबकीय तीव्रता, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता को देखो, एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण और बाह्य क्षेत्र में तीव्रता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। स्थायी चुंबक कैसे बनाए जाते हैं? उच्च अवशिष्ट चुंबकत्व, उच्च कोर्सिव बल और कम प्रत्यास्थ होंगे, और इनका चुंबकीय स्थायित्व होना चाहिए। स्थायी चुंबक ज्यादातर बनाए जाते हैं स्टील के, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने क्लासमेट्स और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके कारण आगे भी जो एजुकेशनल कंटेंट है, स्पेसिफिक 9 टू 12th तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो 5th 8th हैं उनके भी सब्जेक्ट यहाँ बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाले हैं, सभी विषय के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी या बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि बेहतर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई त्रुटि या कोई दिक्कत है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग या पीपीटी के समय नहीं समझ में आता है, तो कमेंट में बताइए, उसे बिल्कुल सुधारा जाएगा, बिल्कुल उसे सही किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।